नमस्कार। एक मित्र ने पूछा है कि उनको धन कैसा मिलेगा। तो देखिए, कुंडली में इसका भी योग होता है। पहले तो हमें कुंडली में यह जांच करनी चाहिए कि क्या व्यक्ति के जीवन में धन का योग लिखा है। पहले यह जांच करना आवश्यक है। जब व्यक्ति की कुंडली में आपको धन दिख जाए कि पर्याप्त मात्रा में धन है, फिर यह विचार करिए कि वह धन कहाँ से आएगा। क्या वह बहुत मेहनत करके आएगा या क्या वह कम मेहनत से आ जाएगा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति धनी है या नहीं है, इसके पीछे ढेर सारे सूत्र हैं। कुछ सूत्रों की चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम यह बताएंगे कि कोई व्यक्ति धनी है या संपन्न है या नहीं, यह कैसे जाने। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा सूत्र है वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सामान्यतः कुंडलियों में, सभी कुंडली में देखने को मिल जाता है, परंतु ये किसी पुस्तक में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मगर आप यह जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्रमा और शुक्र, यह दो ग्रह विशेष रूप से अच्छी स्थितियों में है, चंद्रमा और शुक्र, आप चंद्रमा को माता पार्वती का रूप समझिए और शुक्र को माता लक्ष्मी का रूप समझिए, या इन दोनों को संयुक्त रूप से माया का रूप समझिए, तो आप यह देखेंगे जिसके ऊपर माया प्रसन्न है उसके पास धन ही धन है। तो इन दोनों ग्रहों की उत्तम स्थिति होनी आवश्यक है। यह दोनों ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में है तो यह समझ लीजिए कि व्यक्ति के पास धन की अच्छी संभावना है। परंतु यह दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में हो जाने मात्र से ही धन का जो है बढ़ना कन्फर्म नहीं हो जाता, और भी कई चीजें लगेंगी। जैसे कि व्यक्ति की कुंडली में धन भाव को देखिए। धन भाव अर्थात दूसरा भाव, दूसरा भाव यदि प्रबल है तो धन का संचय होगा व्यक्ति के पास। पांचवा भाव प्रबल है तो इसका मतलब है व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से धन का अर्जन करना जानता है। नवम भाव प्रबल है, इसका मतलब है व्यक्ति के पिछले जन्म में किए हुए पुण्य आज भी उसको मिल रहे हैं और उसको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा उसके पितरों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य का फल भी जो मिल रहा है वह नवम भाव से मिल रहा है। इसके साथ साथ उसकी आगे क्या चीजें उसको जीवन में मिलने वाली हैं, उसके लिए पांचवा भाव बताता है। साथ ही साथ इसमें यह भी देखना आवश्यक है कि यह कुंडली में यदि पंचम भाव, नवम भाव और प्रथम भाव, इन घरों के मालिक, इन भावों के मालिक का योग केंद्र के मालिकों से हो जाए किसी भी जगह पर, तो यह बहुत अच्छी स्थिति को बताता है। साथ ही साथ एक धन का बहुत अच्छा योग होता है जब धन भाव का स्वामी एकादश भाव में या एकादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हो, या इन दोनों का कहीं संयुक्त रूप हो रहा हो, संयुक्त हो रहे हो, कंजंक्ट हो रहे हो, तो आप यह देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा धन का सुख है। अब आपने यह तो जान लिया कि व्यक्ति की कुंडली में धन का सुख तो अच्छा है, धनी होगा व्यक्ति, मगर वह कितना धनी होगा, इसके लिए यह बता पाना बड़ा आसान नहीं होता है। आपको समाज को देखना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप समाज को बांटेंगे तो हम कह सकते हैं कि कम से कम समाज में 5 श्रेणी के लोगों में बांटिए धन के मामले में। एक है निम्नतम, जिसके पास वह व्यक्ति जो कि अपने दैनिक जीवन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रहा है, यानी कि वह निम्नतम स्तर पर, उसके पास तो कोई धन है ही नहीं, क्योंकि वह सारा कार्य करते करते उसका धन समाप्त हो जा रहा है। एक उसके ऊपर का व्यक्ति है जो अपने कार्य भर का धन संचय कर लेता है, यानी कि वह निम्नतम से थोड़ा ऊपर के लेवल पे आया। एक उसके बाद ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा पैसा संचय कर लेता है अपने आगे के कुछ दिनों के लिए, आप उसे मध्यम आय वर्ग में गिन सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति जो कि धन संचय स्वयं के लिए भी कर सकता है, अपने भाई बंधुओं के लिए भी कर सकता है, तो आप उसे थोड़ा धनी व्यक्ति समझ सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ धनी, जो कि जिसको कि कहा जाए कि अरबों रुपए उसके पास है, मिलियनियर और बिलियनियर है व्यक्ति, इसके लिए कुंडली विशेष रूप से देखी जानी चाहिए कि मतलब ये इसका भी संदेश कुंडली देती है।
और यह तब होता है जबकि कुंडली में कुछ विशेष पैटर्न बन रहे हों, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, इन्हीं योगों से, यही योग रहेंगे और इन्हीं से संबंधित कुछ विशेष पैटर्न बन रहा हो, तब आप देखेंगे कि यह व्यक्ति अरबपति, करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर कुछ भी होगा। यह कब होगा? जैसे कि जो धन भाव है, एकादश भाव है, या पंचम भाव है, या नवम भाव है, या केंद्र है, प्रथम भाव है, इन भावों में आप जब देखेंगे कि इन भावों के अधिपति आपस में बहुत अच्छा संबंध बनाए हुए हैं, इन भावों के अधिपति आपस में बहुत अच्छा संबंध बनाए हुए हैं और संयुक्त हैं, एक साथ हैं, उनका महादशा आ गई है, फल उनका मिलने लगा है। सिर्फ कुंडली में योग दिख रहा है तो उससे बात नहीं बनेगी, उनकी महादशा भी आनी चाहिए। तो जब उनकी महादशा आती है तो व्यक्ति अपार धन कमाता है। मेरे पास एक कुंडली देखने के लिए मिली जिसके धन भाव में करीब 6-7 ग्रह बैठे हुए थे। उस व्यक्ति के धन भाव में 6-7 ग्रह बैठे और उसके जीवन में जब उन ग्रहों का समय आया तो उसके घर में पैसा रखने की जगह नहीं थी। पर जैसे ही फेवरेबल दशा चली गई, सही दशा जो कि उसको लाभ दे रही थी, वो दशा जब चली गई और दूसरे ग्रहों की दशा आई तो फिर वह कंगाल हो गया। तो ये चीज भी समझनी जरूरी है कि सिर्फ धन का योग आ जाने से काम नहीं बनेगा। धन के योग के साथ साथ जो है धन के योग का समय भी आना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे, और इसीलिए किसी बहुत बड़े बैंकर ने, जो कि पश्चिम जगत के हैं, बहुत पुराने समय से बहुत बड़ी कंपनी उनके नाम पे चलती है, उन्होंने ऐसा कहा भी है कि मिलीनियर लोग एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करते हैं मगर बिलीनियर लोग एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजी को बिलीनियर यूज कर रहे हैं तो कुछ तो उनको एस्ट्रोलॉजी से मिलता होगा, और निश्चित तौर पे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल स्पष्ट संकेत देती है कि यह व्यक्ति उच्चतम श्रेणी का धनी है अथवा नहीं है। तो पता तो चलता है। अब आपकी कुंडली में यह योग है या नहीं है, इसके लिए पूरा विचार करिए, अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि आपके धन भाव प्रथम, द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव के अधिपति कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्या उनका आपस में कोई अच्छा संयोग है, क्या उनको केंद्र की शक्ति मिल रही है कि नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी बैठना जरूरी है। केंद्र से बैठे केंद्र के मालिकों के साथ उनका जुड़ना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ कई बार अपार धन मिल जाता है अष्टम भाव से, किसी को अपार धन, अचानक से अपार धन मिल जाएगा, तो जिसको कि गड़ा हुआ धन कह सकते हैं, लॉटरी का पैसा कह सकते हैं, उसमें अष्टम भाव की बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है। तो ये सब पूरी विवेचना का विषय है। प्रत्येक कुंडली में अलग अलग ढंग से विचार होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये हमने मॉडल पकड़ लिया तो अभी सभी कुंडलियों में अप्लाई होगा। यही तो ज्योतिष की विशेष बात है, सब्जेक्टिव एनालिसिस होती है, उसको बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो हर हॉरोस्कोप अपने आप में एक यूनिक केस है और हर हॉरोस्कोप के पीछे आपको अलग ढंग से बुद्धि लगा करके ही समझना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि बस ये पैटर्न है तो फिर तो सब कुछ हो ही गया। यस, पैटर्न इंपॉर्टेंट है, महादशा भी देखना पड़ेगा, देश काल परिस्थिति भी देखना पड़ेगा, और यह भी समझना पड़ेगा कि जो जातक है वह समाज के किस स्तर पर पैदा हुआ, वो जिस स्तर पर पैदा हुआ वहां से धनी होना शुरू होगा, और जब तक उसकी पर्याप्त महादशा रहेगी वो तब तक राइज करेगा। तो जितना ग्रोथ कर जाए वह उसकी ग्रोथ कहलाएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब गरीब के घर में भी जन्मा व्यक्ति उसकी कुंडली में धन योग है और अमीर के घर में भी जन्मा व्यक्ति उसकी कुंडली में धन योग है। अब दोनों बाद में दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे, दोनों एक लेवल पे नहीं आएंगे, उनके बीच में डिफरेंस वो बना रहेगा। और वह डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनके पूर्वज, उनके माता पिता ने भी अपना योगदान दे रखा है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई है जिससे कि आप ज्योतिष को अपने धन के लिए समझ सकें और धन आपके जीवन में कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, यह आप जान सकें। तो एक छोटी सी वीडियो हमने जरूर बनाई है जिसमें कि हमने मूल सूत्र आपको दे दिया है। अब इस मूल सूत्र को जितना एलोबरेट आप कर सकते हैं करिए, और यदि कुछ आपको और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, प्रश्न पूछिए। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को मैं पब्लिश भी करूंगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, तो फिर मैं आगे और अच्छे वीडियो बना करके आऊँगा आपके पास। तो आज के लिए यह वीडियो यहाँ विराम देते हैं और आगे एक अच्छे विषय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।